नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है मौर्य क्लासेस में। मैं हूं आपका सत्यम सर और आज हम क्लास 10th का एक बहुत जरूरी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। नाम है उसका बाबू वन एवं वन्य जीव संसाधन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुजरात बोर्ड और ये गुजरात बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैडम। मेरा मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि आपको समझाना है ताकि आप सिर्फ याद ना करो बल्कि जिंदगी भर के लिए सीख जाओ। चलिए इस चैप्टर को मजेदार और आसान भाषा में समझाने का पूरा प्रयास करूंगा मैडम और एक एक चीजों को मैं डिटेल वाइज समझाऊंगा और इस चैप्टर में किसके बारे में बताया गया है और क्या है वो सारी चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो चैप्टर नंबर 9 है ये बोर्ड की एग्जाम में कितने मार्क्स में आता है, तो 4 मार्क्स में आता है। कितने मार्क्स में आता है बाबू? 4 मार्क्स में आता है। इसे आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर एमसीक्यूज भी आ सकता है या 2 मार्क के क्वेश्चन आंसर भी आ सकते हैं, ठीक है ना। 2 नंबर के भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पे आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए आज हम इसको आसान वे में पढ़ते हैं, एकदम डिटेल में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्या करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। एक एक चीजों को समझाऊंगा जिससे आपके सारे टॉपिक क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली समझ में आएगा। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे वन एवं वन्य जीव संसाधन में कौन कौन सी चीज हम पढ़ने वाले हैं। हम डिटेल वाइज समझाएंगे इसमें कौन कौन से पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बेसिक में समझाऊंगा आसान भाषा में, फिर उसके बाद बताऊंगा जंगलों का वर्गीकरण। किसके बारे में बताऊंगा? जंगलों के वर्गीकरण, यानी कि जंगल उनके प्रकार के बारे में बताऊंगा। उसके बाद प्रशासन के आधार पे जंगल के कितने प्रकार हैं उसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। फिर उसके बाद मालिकाना प्रशासन व्यवस्था की दृष्टि से जंगल के कितने प्रकार है हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद नवीनीकरण, मतलब जंगलों का विनाश हो रहा है उन्हें हम कैसे विनाश होने से रोकेंगे। फिर नवीनीकरण का प्रभाव बताएंगे। वन्य जीव संरक्षण का उपाय क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर वैविध्यपूर्ण वन्य जीव क्या होता है उसके बारे में समझाऊंगा। फिर लुप्त तो हो रहे जो वन्य जीव, मतलब जो गायब हो रहे जितने भी जानवर से बड़ा वन के अंदर, उन सभी के बारे में समझाऊंगा। जंगलों का विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या है वो समझाऊंगा। फिर अपने जंगल को कैसे सुरक्षित रखें उसका उपाय बताऊंगा। फिर वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं वो बताऊंगा। फिर अभ्यारण्य के बारे में बताऊंगा, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जैविक आरक्षित क्षेत्र के बारे में। इन सभी के बारे में मैं क्या करूंगा, एक एक करके डिटेल वाइज आप लोगों को क्या करूंगा, सभी चीजें समझाऊंगा मैडम। हम आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीजों के बारे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते मैडम। हम मतलब इस चैप्टर में सिर्फ इतनी ही चीजें पढ़ेंगे जितना टॉपिक यहाँ पर दिया गया है, ठीक है बेटा। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं और एक एक चीजों का मतलब समझते हैं। क्या लिखा है? मनुष्य का अस्तित्व, प्रगति, विकास संसाधनों को आभारी है। इसका मतलब क्या होता है मैडम? इंसान का जीवन, तरक्की और विकास सब कुछ प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। यानी कि इंसान का पूरा जीवन और इंसान कैसे प्रगति कर रहा है, कैसे विकास हो रहा है, वो पूरा का पूरा निर्भर किसके ऊपर है, आभारी किसके ऊपर है? संसाधन के ऊपर है। अब संसाधन क्या होते हैं? अगर मैं बात करूं जंगल के बारे में बात कर रहा हूं तो संसाधन हमारे कौन कौन सी चीजें हो सकती है? तो सर एक तो जंगल, जंगल हमारी क्या है? संसाधन है। जल यानी पानी, ये भी हमारे लिए क्या है? संसाधन है। हवा, हम हवा ले रहे हैं ना, ये भी हमारे लिए क्या है? संसाधन। मिट्टी, ये सब क्या है बाबू? हमारे लिए संसाधन है। आज मनुष्य का पूरा जीवन
पूरा प्रगति, पूरा विकास संसाधन के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, आगे बात करते पॉइंट नंबर 2। आदिकाल से प्रकृति विभिन्न चीज प्राप्त करती कर हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आदिकाल मतलब होता है शुरुआत से, ब्रह्म जब से आदि मानव का शुरुआत हुआ, यानी शुरुआत से ही इंसान ने पेड़ पौधे, जानवर, पानी, लकड़ी, ये सभी साधन की जरूरत पड़ती है ब्रह्म, और इन सभी साधनों की पूर्ति करते हैं, पूरी करते हैं कौन? हम इंसान ही तो ब्रह्म ये सारी चीजें प्राप्त कर रहे हैं ना। इसमें जंगल का अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है ब्रह्म, और जंगल हमारे लिए बहुत जरूरी है। जंगल क्यों हमारे लिए जरूरी है बताइए? तो क्योंकि ये सभी प्राकृतिक संसाधन, जंगल बहुत जरूरी है। क्योंकि जंगल हमें क्या देता है बाबू? बताओ, चलो बताओ, जंगल हमें क्या क्या प्राप्त करता है? जंगल हमें क्या क्या चीज देता है? तो जंगल हमें ऑक्सीजन देता है। अगर ऑक्सीजन देता है नहीं देता है? यस, बिल्कुल, इसलिए हमारे लिए जरूरी है। तो जंगल हमें ऑक्सीजन देता है, लकड़ी और जड़ी बूटी देता है ब्रह्म, और पर्यावरण को संतुलन बनाए रखता है, और जानवरों का घर होता है बड़ा जंगल। इसलिए जंगल हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए मैं आपको जंगल का महत्व बताता हूँ, जंगल की परिभाषा बताता हूँ। जंगलों का सामान्य अर्थ क्या होता है? वृक्ष, झाड़ी और घास के समुदाय को हम लोग क्या कहते हैं? जंगल। मतलब क्या हुआ बड़ा इसका? इसका मतलब क्या हुआ मैं बताता हूँ बड़ा। यानी इसका मतलब होता है कि जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, झाड़ी होती है, घास का समुदाय। यानी कहा जाए तो मतलब इसका सीधा मतलब होता है कि बहुत सारे पेड़, झाड़ी और घास एक ही जगह पे होते हैं, तो उसे हम जंगल कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ना कि भाई जंगल की परिभाषा बताओ, तो आप लोगों को बोलना है जब बहुत सारे पेड़, झाड़ियां और घास एक ही जगह पे होते हैं तो उसे जंगल कहते हैं। बोलो बेटा, जंगल की परिभाषा समझ में आ गया बेटा? अच्छे से एक एक पॉइंट को समझना, एक एक चीजों का मतलब समझना बेटा। मैं आपको डिटेल में सब चीजें बताऊंगा। आगे बढ़ते बेटा हम लोग। फिर क्या लिखा है? प्राकृतिक वनस्पति में उन्हें वनस्पतियों का समावेश हो सकता है जिसका विकास मनुष्य की सहायता के बिना प्राकृतिक रूप में हो, उसे अक्षत वनस्पति कहते हैं, या वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अब बड़ा इसका मतलब मैं समझा देता हूँ क्या कहना है, ये कहना क्या चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते बड़ा जो इंसान नहीं लगाता, अपने आप खुद ब खुद उग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, इंसान उन्हें नहीं लगाते। ऐसे पेड़ पौधों को हम लोग प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं या अच्छित वनस्पति कहते हैं। यहाँ पर लिखा था जिसका विकास मनुष्य की सहायता के बिना हो उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, यानी मनुष्य की सहायता के बिना नहीं हुआ हो। मतलब ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो मनुष्य नहीं लगाता, अपने आप खुद ब खुद बड़ा वो पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो ऐसे पेड़ पौधे को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? समझ में आ गया बड़ा? अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ रहा है ना बाबू? बस इसी तरीके से अच्छे से आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हम लोग। भारत में इस प्रकार की वनस्पति अब सिर्फ हिमालय, सुंदरवन और भारत के रेगिस्तान के दुर्गम क्षेत्रों में पाई जाती है। मतलब आपसे पूछ रहे हैं कि भारत में इस प्रकार की वनस्पति कौन कौन सी जगह पर पाई जाती है? चलिए बताओ। यानी अब भारत में ऐसी भी प्राकृतिक वनस्पति है जो कुछ खास जगहों पे पाई जाती है। जैसे नाम याद रखना, एक हिमालय में पाई जाती है, सुंदरवन। सुंदरवन पता है बेटा कहाँ पर आया हुआ है? सुंदरवन बंगाल में है। कहाँ पर है? बंगाल में है। और भारत के एक और जगह है जहां पर नाम है रेगिस्तान के दुर्गम क्षेत्रों में पाया जाता है। रेगिस्तान के दुर्गम मतलब होता है कठिन। दुर्गम मतलब क्या होता है? कठिन इलाकों में पाया जाता है। तो बच्चों, हम
बिना खाना पीना के नहीं रह सकते, वैसे ही प्राकृतिक जंगल, पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है बेटा। ये हमें हवा, पानी, दवा, लकड़ी, जानवरों के घर और धरती को संतुलन देते हैं। अगर ये ना हो तो हम भी नहीं रह सकते। इसलिए बड़ा जंगल हमारे लिए बहुत जरूरी है बड़ा। इसे बहुत डिटेल में समझना, एक एक चीजों को समझना, तो ही तुमको सब चीजें समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को आसानी से समझते हैं बड़ा हम लोग। अब हम पढ़ेंगे जंगलों का वर्गीकरण। इन्हीं जंगलों का वर्गीकरण कैसे, तो बड़ा यह वर्गीकरण अलग अलग दृष्टि से किया गया है, इन्हें अलग अलग तरीके से बांटा गया है। जैसे कि हमने क्लास 9th में इसके बारे में पढ़ भी लिया है। इन्हीं जलवायु के आधार पे हमने जंगलों के प्रकार पढ़े थे क्लास 9th में। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्रशासन, मालिकाना और व्यवस्थापन की दृष्टि से होने वाले जंगलों के प्रकार पढ़ेंगे। यानी कि प्रशासन, मालिकाना और व्यवस्थापन की दृष्टि से जंगलों के कितने प्रकार हैं, हम उसके बारे में बताएंगे मैडम। एकदम डिटेल में समझाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा मैडम। यानी कि ये चीजें हमने क्लास 9th में पढ़ा था, है ना। इन्हीं जलवायु के आधार पे हम 10वीं में पढ़ेंगे बड़ा प्रशासन और मालिकाना और व्यवस्थापन की दृष्टि से जंगलों के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ गया बड़ा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब हम पढ़ेंगे यहां पर प्रशासन के आधार पर जंगलों के प्रकार। तो सबसे पहले हम समझते बड़ा प्रशासन के आधार पर जंगलों के कितने प्रकार हैं। प्रशासन के आधार पे जंगलों के कितने प्रकार हैं, पहले हम उसे आसान भाषा में समझ लेते हैं। तो इस प्रशासन के आधार पे जंगलों के वैसे 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार है बाबू? 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। चलिए, एक का नाम है आरक्षित जंगल और दूसरे का नाम है संरक्षित जंगल और तीसरे का नाम है अवर्गीकृत जंगल। यानी आरक्षित जंगल जिसे हम कहते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बड़ा? इस प्रकार के जंगल सीधे प्रशासन में नियंत्रण में होते हैं। लकड़ियां काटने और चुनने तथा पशुओं को चराने के लिए प्रवेश में प्रतिबंध होता है। चलिए, ये तो किताबी लैंग्वेज था मैडम, इन्हें मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं। ठीक है ना मैडम? ये वो जंगल हैं जिन्हें सरकार ने पूरी तरीके से अपने में नियंत्रण रखा है। कोई भी व्यक्ति यहां बिना अनुमति का नहीं जा सकता है। मैं आपको कुछ और सरल भाषा में, यानी यह जंगल सरकार के द्वारा चलाया जाता है। ये जो जंगल होती है सरकार के अंडर में होती है। जैसे कि लकड़ी काटना, जानवरों को चराना या कुछ भी लेना बिना इजाजत के क्या होता है? मना होता है। यहां पर घुसने पर रोक लगाई जाती है। इसीलिए सबसे सुरक्षित और सबसे संरक्षित जंगल माने जाते हैं मैडम ये वाला, क्योंकि ये सरकार के अंडर में होता है। इसीलिए अब बताओ, क्लियर हुआ? यानी प्रशासन के आधार में कंट्रोल, प्रशासन मतलब होता है सरकार। यानी सरकार क्या करती है? जंगल के ऊपर कंट्रोल रखती है अपना। चाहे लकड़ी को काटना हो, चाहे जानवरों को चराना हो, चाहे किसी को अंदर जाने के लिए क्या हो, परमिशन लेनी पड़ती है, इजाजत लेनी पड़ती है। और जब तक इजाजत नहीं लोगे तब तक वहां पर क्या लगाया जाता है? रोक लगाया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है। और सबसे सुरक्षित जंगल अगर कोई है तो वो है आरक्षित जंगल। ठीक है मैडम, आगे बढ़ते हैं हम लोग। संरक्षित जंगल क्या होता है? इस प्रकार के जंगलों का देखभाल शासन तंत्र द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे वृक्ष को हानि पहुंचाए बिना लकड़ियों को चुनने, पशुओं को चराने के लिए स्थानीय लोगों को क्या देती थी? छूट दी जाती है। इसको अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं तो इन जंगलों का देखभाल सरकार करती है। ये शासन तंत्र मतलब सरकार करती है।
लेकिन इसमें स्थानिक लोगों को कुछ छूट देती है। स्थानिक लोग मतलब वहां पर रहने वाले जो लोग होते हैं उनको थोड़ा सा छूट दिया जाता है। जैसे कि सरकार इन जंगलों की क्या करती है, रक्षा करती है, लेकिन गांव वाले, आदिवासी लोग और कुछ हद तक लकड़ियों को काट सकते हैं और जानवरों को चरा सकते हैं। मतलब यहाँ पर थोड़ी सी छूट होती है, लेकिन पूरा स्वतंत्र नहीं होता। थोड़ा बहुत छूट होता है, लेकिन पूरा ये छूट नहीं देती है, थोड़ा बहुत। ठीक है, उसे हम संरक्षित जंगल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अवर्गीकृत जंगल, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, यानी इस प्रकार के जंगलों का वर्गीकरण अब तक नहीं किया गया है। यहाँ पर वृक्ष को काटने, पशु को चराने का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। अर्थात इसमें कहूं तो इन जंगलों में अभी तक किसी भी नियम या श्रेणी में नहीं रखा गया। मतलब यहाँ पर कोई भी नियम नहीं, कोई भी लकड़ी काट सकता है, कोई भी पशु को चरा सकता है, कोई भी आ सकता है। यानी यहाँ पर किसी के लिए रोक टोक नहीं है, यहाँ के लिए कोई भी नियम नहीं बनाया गया है। ना तो ये पूरी तरीके से सरकार के होते हैं और ना ये पूरी तरीके से किसी व्यक्ति का होता है। मतलब इसमें सरकार की भी नहीं होती है और ना ही पूरी तरीके से किसी व्यक्ति की होती है। यहाँ पर कोई भी नियम कानून नहीं लागू होता है। लोग लकड़ी काटते हैं, जानवर चराते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती है। यही कारण है जंगल सबसे ज्यादा खतरे में रहते हैं। अगर यहाँ पर कोई प्रशासन ध्यान नहीं रखेगा या कोई व्यक्ति इसका ध्यान नहीं रखेगा तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जंगल क्या होंगे, खतरे में होंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया बेटा? समझ में आ रहा है ना सब चीजें? और मैंने आपको सब चीजों के बारे में डिटेल में समझाया है। तो बच्चों, हमारे घर में सामान को हम किसी छूने नहीं देते हैं। यानी हमारे घर में जो भी सामान होता है हम उसे छूने नहीं देते हैं, किसी से नहीं। ये तय करते हैं कि वैसे ही सरकार को 3 भागों में बांटा गया, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। 2 जंगल तो ऐसे हैं जो सरकार इस पे क्या करती है, इसकी रक्षा करती है। जैसे कि आरक्षित जंगल में क्या बताया गया था कि किसी को हाथ लगाने की इजाजत नहीं होती थी। और संरक्षित जंगल में क्या होता था बाबू, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत इस्तेमाल करने का इजाजत देती थी। लेकिन अवर्गीकृत जंगल में किसी का सीधा मालिक नहीं, जब जो चाहे कोई भी यहाँ पर आ सकता है, कोई भी जानवर चरा सकता है, कोई भी लकड़ी काट सकता है। यहाँ पर कोई प्रतिबंधित नहीं होता है। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को प्रशासन के आधार पे जंगलों के प्रकार समझ में आ गए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और आपके लिए ऐसे ही आसान भाषा में वीडियो को लाते रहते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ये तो हमने पढ़ा प्रशासन के आधार पे, अब हम पढ़ेंगे मालिकाना के आधार पे जंगलों के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे मालिकाना प्रशासन व्यवस्था की दृष्टि से जंगलों के प्रकार। तो इसको भी बड़ा कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में इसको बांटा गया है। 3 भागों में इसे बांटा गया है। ठीक है बेटा, चलिए पहला नाम है राज्य का मालिकाना जंगल। पहला क्या है, स्टेट फॉरेस्ट, राज्य का मालिकाना जंगल। सर ये क्या होता है, ये वो जंगल होते हैं जिसका मालिक खुद सरकार होता है, यानी ये जंगल सरकार की होती है। यहाँ पर देखो लिखा है, इस प्रकार के जंगलों पर राज्य और केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। देश में अधिकांश जंगल क्षेत्र पर रखे जाते हैं, यानी इसमें राज्य सरकार, यानी ये राज्य सरकार की जंगल होती है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? यानी कि इन जंगलों का नियंत्रण राज्य सरकार और केंद्र सरकार करती है। जो भी नियम कानून होते हैं वो सरकार तय करती है। भारत में अधिक संख्या में, भारत में ज्यादातर जंगल
इसी श्रेणी में आती है जो सरकार के अंडर में होती है। यानी भारत में सबसे ज्यादा सरकारी जंगल है। भारत के पास सरकारी जंगल सबसे ज्यादा है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम अच्छे से समझ में आ गया बेटा। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे सामुदायिक वन। दूसरा पॉइंट क्या है? सामुदायिक वन। ये क्या होता है? इन्हें भी हम एकदम अच्छी भाषा में समझाते हैं बेटा। यानी कि ये ऐसे जंगल होते हैं जो गांव शहर के स्थानिक संस्था क्या करती है? नियंत्रण रखती है। जैसे कि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, जिला पंचायत क्या करती है? ऐसे जंगलों को क्या करती है? कंट्रोल में रखती है, नियंत्रण रखती है। मतलब इन जंगलों का देखभाल गांव वाले मिलकर और इन्हें गांव की जरूरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें स्थानीय जो स्वशासन होते हैं वो लोग इसकी सुरक्षा करते हैं। जैसे ग्राम पंचायत वाले हो गए, या नगर पालिका वाले हो गए, या महानगर पालिका हो गए, या जिला पंचायत, लोग क्या करते हैं? इस जंगलों का क्या करते हैं? इन जंगलों को क्या करते हैं? सुरक्षित रखते हैं। समझना क्या बेटा? यानी कि सामुदायिक वन का मतलब होता है समुदाय के लोग मिलकर चलाते हैं। जैसे गांव का कोई बगीचा हो या खेत हो या जिसे मतलब जहां पर पंचायत या मोहल्ला संभालता हो, वैसे जंगल होते हैं बेटा ये सब। इसे कहते हैं सामुदायिक वन। सामुदायिक वन आपको समझ में आ गया? इस सामुदायिक जंगल को कौन कौन संभालता है, कौन कौन इसकी सुरक्षा करता है? तो गांव, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, जिला पंचायत क्या करती है? उनको नियंत्रण में रखती है। ठीक है, समझ गया बेटा? क्लियर हुआ? चलिए, सामुदायिक वन अगर कोई पूछे तो समझ जाना ये बोलना गांव का जंगल है, ऐसा जो समूह में लोग इसकी रक्षा करते हैं। आगे तीसरा पॉइंट बेटा, प्राइवेट फॉरेस्ट यानी कि निजी जंगल। प्राइवेट फॉरेस्ट, निजी जंगल। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ निजी जंगल क्या होता है बेटा। ये वो जंगल होते हैं जो सरकार के नहीं होते, बल्कि किसी व्यक्ति के होते हैं या किसी परिवार की निजी संपत्ति होती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई खेत या जमीन या बाग बगीचा किसी के नाम पर होता है, वैसे ही कुछ जंगल भी कुछ लोगों के प्राइवेट मिल्कत होती है। समझ गया बेटा? अगर इसमें देखो, इसमें लिखा क्या है? यानी इस प्रकार की जंगल व्यक्तिगत की मालिकाना होती है। व्यक्तिगत मतलब वो व्यक्ति खुद होता है। और ऐसे जंगल आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिलते हैं? याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि प्राइवेट जंगल मतलब निजी जंगल कौन कौन सी जगह पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि उड़ीसा में, ठीक है, मेघालय, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ऐसे जंगल पाए जाते हैं। और ऐसे राज्यों में सबसे ज्यादा जंगल पाए जाते हैं, जैसे उड़ीसा है, मेघालय है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश में ऐसे जंगल बहुत पाए जाते हैं। और इस प्रकार के जंगल छत विच्छत अवस्था में और कुछ जंगल उज्जड़ अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया बेटा? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यानी कि निजी जंगल समझ में ना बच्चों, निजी जंगल का मतलब होता है जैसे किसी आदमी की खुद की जमीन हो, उसी तरह खुद का जंगल भी हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति के पास जमीन होती है ना खुद की, तो वैसे ही किसी व्यक्ति के पास जंगल भी होते हैं। लेकिन कई बार ऐसे जंगल में झगड़े हो जाते हैं और यहाँ पर लोग ध्यान नहीं देते हैं और ये जंगल क्या हो जाते हैं? उजड़ जाते हैं, उजड़ अवस्था में हो जाते हैं, लोग इसे खराब कर देते हैं, समझ लेते हैं, खराब कर देते हैं। तो ये सारी जंगल हमारे क्या है बाबू? प्राइवेट जंगल है, जिसे कहते हैं निजी जंगल। तो बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि मालिकाना प्रशासन की दृष्टि से जंगल के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं। ये तीन जंगल के बारे में आप लोगों को याद रखना है। पहला है राज्य का मालिकाना जंगल, दूसरा है सामुदायिक जंगल और तीसरा है निजी जंगल। ये 3 नाम आपको याद रखना है।
और आपसे पूछा भी जा सकता है कि निजी जंगल कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो उसका नाम याद रखना। उड़ीसा में, मेघालय में, पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में। ये सब एमसीक्यू में पूछे जाते हैं बेटा, इसे बहुत अच्छे से याद रखना। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेटा इसमें से एमसीक्यू आते हैं, यानी इस चैप्टर में से आपको एमसीक्यू तो अच्छे से पढ़ना। और क्योंकि एमसीक्यू एग्जाम में आते भी है और सबसे ज्यादा एमसीक्यू 2025 में इसी चैप्टर में से पूछा गया था। ठीक है मैडम। हाँ, अगर आपसे पूछे सामुदायिक जंगल क्या होता है और उनका कंट्रोल कौन करता है, उनका नियंत्रण कौन करता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कौन होता है। तो ग्राम पंचायत होते हैं, नगर पालिका होती है, महानगर पालिका होती है और जिला पंचायत क्या करती है, इन जंगलों की रखवाली करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और अच्छा, राज्य का जंगल क्या होता है, राज्य का मालिकाना जंगल क्या होता है बाबू, इसमें राज्य और केंद्र सरकार, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ये दोनों लोग मिल करके इसके ऊपर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, और सरकार के पास ऐसे बहुत सारे जंगल है मैडम। तो आई होप, आशा करता हूँ मैडम, आप लोगों को आज के टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। आसानी से सब कुछ क्या होगा, समझ में आ गया होगा। एकदम डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया है मैडम। तो बच्चों, अब कल के लेक्चर में हम आपको क्या पढ़ाएंगे पहले वो बता दे रहे हैं। नियमनीकरण, जंगलों के विनाश के बारे में समझाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हमने जाना जंगल के प्रकार कितने जरूरी है और किस तरह से सरकार और समाज इन्हें संभालता है। अगर आज की क्लास आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो मौर्य क्लासेस को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। याद रखो, पढ़ाई में सिर्फ नंबर लाने नहीं बल्कि कुछ बनने के लिए होती है। मिलते ही ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, सीखते रहो। और अगर कोई डाउट हो, कोई चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो बच्चों आप लोगों को कमेंट करना है और उसी कमेंट का रिप्लाई मैं आप लोगों को बहुत जल्दी दूंगा बेटा। और कोई भी चीजों की जरूरत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आएगा तो मैसेज करिएगा, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा बेटा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।